आगे बढ़ने से पहले मैं एटम का ना एक न्यूमेरिकल मेरे सामने आया था, तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये कोई स्टैंडर्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन एक न्यूमेरिकल था, तो उसके लिए आपको ये चीजें आनी चाहिए। भाई आपको क्या लगता है, एटम में न्यूक्लियस रेस्ट में होता है या न्यूक्लियस भी मूव कर रहा है? एटम के अंदर न्यूक्लियस रेस्ट में होता है या न्यूक्लियस भी मूव कर रहा होता है? सो ये एक्चुअल में जो टॉपिक है ना, न्यूक्लियस भी मूव करता है। तो ये टॉपिक है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस मोशन ऑन एटम। मींस बोर मॉडल में हमने जो भी चीजें कैलकुलेट करी थी, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, वो हमने एज्यूम किया था कि न्यूक्लियस रेस्ट में। लेकिन अगर वही आपका न्यूक्लियस मूव करना शुरू कर दे तो क्या हो? सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑन एटम, ये हमें डिस्कस करना है कि आपका जो न्यूक्लियस है, अगर वो न्यूक्लियस रेस्ट में रहने की जगह वही न्यूक्लियस मूव करना शुरू कर दे तो आपके एटम के स्ट्रक्चर पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो देखिए क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो समझो कि न्यूक्लियस मूव करेगा तो होगा क्या। हम ये पढ़ते हैं ना, न्यूक्लियस रेस्ट में उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर रिवॉल्विंग अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। एक्चुअल में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस एक न्यूमेरिकल के लिए जितनी चीजें चाहिए वो करानी है। रिवॉल्व अराउंड, तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले में ही ऐड कर लेना, अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। तो न्यूक्लियस मूव कर रहा है, इट्स लाइक अ बाइनरी स्टार। अगर आपको 11th में याद हो, बाइनरी स्टार में क्या होता है कि दो स्टार होते हैं, एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होते हैं, यहां भी यही होगा। लेकिन न्यूक्लियस का मास इतना ज्यादा है कि ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। बट मास ऑफ न्यूक्लियस is large as compared to electron, hence this center of mass will lie almost on the nucleus। बहुत न्यूक्लियस के करीब लाई करेगा। भाई फैजान आलम, ये हम सेंटर ऑफ मास जब हमने पढ़ा था, अगर आपको कभी अर्थ और मून सिस्टम याद हो, हम ये कहते हैं कि मून अर्थ के अराउंड इवॉल्व कर रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है अर्थ और मून सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास है, उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट मून भी रिवॉल्व कर रहा है और उस सेंटर ऑफ मास के अबाउट अर्थ भी रिवॉल्व कर रहा है। बट वो सेंटर ऑफ मास मून के बहुत, अर्थ के बहुत पास है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। तो ऐसा लगता है कि मून अर्थ के अराउंड है। जो चीज अर्थ मून के सिस्टम में होती है, कुछ वैसी ही चीज यहाँ भी, कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। मींस अगर ये एटम है एंड दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन, तो यहां इनका एक कॉमन सेंटर ऑफ मास है। ये दिस इज द कॉमन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। सो बोथ nucleus as well as electron are revolving about this common center of mass. So this is center of mass of nucleus plus electron system। हाँ फैजान बताओ, अब आया समझ में? दोनों अपने कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व करेंगे, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा सिस्टम।
बट न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कंपेरेबल, तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास न्यूक्लियस पे लाई कर रहा है, तो आपको लगेगा अच्छा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो नॉर्मल कंडीशन में सही भी होता है। लेकिन अगर मैं इसको मान के चलूं, तो फिर जहां जहां आप इलेक्ट्रॉन का मास यूज कर रहे थे, वहां आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। रिड्यूस मास आप म्यू से रिप्रेजेंट करोगे। रिड्यूस मास ऐसे आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूक्लियस बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मैं इसकी डेरिवेशन पे तो नहीं जाऊंगा रिड्यूस मास की, ये चेंज आएगा। तो जहां जहां आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया था, उन सारी जगह आपको रिड्यूस मास सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो इन ऑल कैलकुलेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, क्या क्या हमने कैलकुलेट किया था, लाइक रेडियस हमने कैलकुलेट किया था, एनर्जी हमने कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी, ये सब हमने कैलकुलेट किया था, रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, सब कुछ किया था। इसमें सब्स्टिट्यूट करिए मास ऑफ, हाँ जाहिद फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट की थी विद रिड्यूस्ड मास। तो ये आपके दिमाग में इतना होना चाहिए, जैसे रेडियस का एक्सप्रेशन आता था, शायद यही था ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2 पाई m e स्क्वायर। देखना यार, रेडियस का ये एक्सप्रेशन था, बिकॉज m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिराइव किया होगा हमने बोर्स मॉडल में, प्लीज पेज पलट के देखो, यही था एक्सप्रेशन। अरे कोई एक तो याद होगा किसी एक को। 2 नहीं था, πmze²। हाँ z भी था, z 2 नहीं था। अच्छा अच्छा, z था ना, πme², यप m² था, यही था। चलो चलो, तो ये जो m था ना, अब आप सिर्फ इतना काम करोगे, m को हटाओ और रिड्यूस मास से रिप्लेस कर दो। अब जो नॉर्मल जो प्रॉब्लम्स आती है उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रिड्यूस मास, देखो न्यूक्लियस का मास इतना ज्यादा है कि होगा ही न्यूक्लियस के मास के आसपास, इलेक्ट्रॉन के मास के आसपास ही आएगा। Me+Mn ऑलमोस्ट Mn हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स में क्या करेगा, ट्विस्ट कर देगा, कहेगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं है, कहेगा न्यूक्लियस में प्रोटॉन नहीं है, कोई और पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन की इक्वल होता है। तो वहां ये रिड्यूस मास बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूजुअली या तो एम्स में करता है या जेई में भी एडवांस में ऐसी प्रॉब्लम्स में करेगा, कि वो कहेगा कि इलेक्ट्रॉन के, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन ना होकर कोई और पार्टिकल दे दिया, तो वहां आइडियली आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करना होता, आपको रिड्यूस मास यूज करना होता। नॉर्मल केसेस में ये जो म्यू आएगा ना, ये ऑलमोस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल आता है यूजुअली। बट जो मैं न्यूमेरिकल आपको दूंगा उसमें कहानी बहुत बदल जाएगी, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन ना होकर कोई और पार्टिकल दे देगा। इसे लिख लो, फिर मैं वो न्यूमेरिकल करा रहा हूं जिसके लिए ये सब मैंने लिख कर दिया है। इतना लिख लें तो मुझे बताइए। देखिए, इसमें कोई अलग से फॉर्मूला नहीं डिराइव होकर आएगा, बस जहन में ये रखना है कि करेक्ट होता है जब हम रिड्यूस मास लें, दैट इज द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। अच्छा, वैसे बताओ कि यहाँ अगर मैं कंपेयर कराऊं तो ये रिड्यूस मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होगा या कम होगा आइडियली?
अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूं तो ये नंबर इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा आएगा या कम आएगा? ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहां पर आप रिड्यूस मास, इस m की जगह ना रिड्यूस मास m को रिड्यूस मास से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, m को रिड्यूस मास से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहां बताइए मुझे, ये जो रिड्यूस मास है इलेक्ट्रॉन के मास से कम होगा या ज्यादा होगा? रिड्यूस मास इलेक्ट्रॉन के मास से कम आएगा, दिस इज लेस देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ख्याल रखिएगा, रिड्यूस मास कम होने का मतलब है रेडियस बढ़ जाना चाहिए। तो यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। एनीवेज, जो क्वेश्चन मुझे कराना था वो मैं कराता हूं, उसके बाद हम न्यूक्लियस पे आ जाएंगे। A positronium atom is a system that consists of a positron and an electron that orbit each other. Compare wavelength, spectral lines, of positronium with those of ordinary hydrogen. ये बेसिकली क्वेश्चन है जिसके लिए आपको ये न्यूक्लियस मोशन और रिड्यूस मास समझ में आना चाहिए। देखिए, जो पॉजिट्रॉन होता है ना, उसका मास एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। अगर आपको याद हो, मैंने जब सिलेबस शुरू करा होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जब कराया होगा, शायद अप्रैल में करा था कभी, तो मैंने बताया था कि पॉजिट्रॉन क्या चीज होती है। अब भूल गए हो तो याद रखो, मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑलमोस्ट सेम मास है। यहां तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज ही करना पड़ेगा। तो आप रिड्यूस मास तो हो ये रहा है कि ये एटम है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन की जगह पॉजिट्रॉन है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कह रहा है एक नॉर्मल हाइड्रोजन एटम के कंपेरेबल बताओ वेवलेंथ के साथ होगा। भाई तुम्हें पता है मास ऑफ पॉजिट्रॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एग्जैक्टली इक्वल होगा। तो यहां आप क्या करोगे, रिड्यूस मास कैलकुलेट करोगे। रिड्यूस मास होगा मास ऑफ पॉजिट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं कि ये दोनों मासेस इक्वल है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, रख दीजिए यहाँ। तो रिड्यूस मास हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिड्यूस मास हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो गया। तो जो रिड्यूस मास आया वो इलेक्ट्रॉन के मास का हाफ हो गया।
अब जब आप एनर्जी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करोगे, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यार देख लो प्लीज, मैं ये वाले एक्सप्रेशन याद नहीं रहते। 13.6 एन जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो याद रहता है। डिटेल एक्सप्रेशन देखो एनर्जी का, क्या दिख रहा है? इज इट प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर? और वैसे प्रोपोर्शनल टू एम स्क्वायर ही आता है जहां तक मुझे याद। देखना एक बार किसके प्रोपोर्शनल, एम स्क्वायर के, एम के? एम के प्रोपोर्शनल। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम। अब अगर मैं कहता हूं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम is proportional to mass of electron, energy of positronium atom is proportional to reduced mass, is proportional to reduced mass mu। और आपको पता है कि रिड्यूस मास इज लेस देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आप यहां प्रूव कर चुके हैं कि आधा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां से गेस कर सकते हैं ना कि एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम is less than the energy of electron। ये बताइए कंक्लूजन समझ में आया आपके? सो पॉजिट्रोनियम की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम है। वही क्लियर है ना? अब आप वेवलेंथ कंपेयर कर सकते हैं, वेवलेंथ एंड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो आप कह सकते हो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ पॉजिट्रोनियम is greater than the wavelength of spectral lines of hydrogen। इसे लिख लीजिए, फिर न्यूक्लियस स्टार्ट करते हैं। ये होता है ना E is hc by lambda। चलिए इसे लिख लीजिए, न्यूक्लियस स्टार्ट करेंगे। ये याद रखिएगा, अगर थोड़ा बहुत चेंज कर दे तो रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। और देखिए इसके अलावा कई टॉपिक्स होते हैं, कोलिजन है इलेक्ट्रॉन और एटम का, न्यूक्लियस और एटम्स के, वो सारे टॉपिक्स जेई एडवांस के। मेंस और एडवांस के स्टैंडर्ड में, सिलेबस में, अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क। तो वो बेवकूफी होती है कि मेंस पूरी तरह से आपका प्रिपेयर ना हुआ हो और आप एडवांस की तरफ जा रहे हैं, आप कहीं के नहीं रहते। इफेक्टिव मास तो असल में रिड्यूस नहीं होता है जब हम कैलकुलेट करते हैं ना चीजें। आप फर्क देखो उस कैलकुलेशंस में। ये रिड्यूस मास तो सिर्फ कैलकुलेशंस में आ जाता है कि आप कह रहे हो दोनों चीजें मूव कर रही हैं। पहले आप ये यूज कर रहे थे mv स्क्वायर बाय आर इज के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आप कह रहे थे सिर्फ एक मूव कर, अब तो दोनों चीजें मूव कर रही हैं, तो आप इसे तो यूज कर ही नहीं सकते, आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज करोगे। जब आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज कर रेडियस लेकर आते हो ना, तो जहां पर आपका m आ रहा था उसकी जगह ये टर्म आने लगती है। तो बजाय इसके कि इस टर्म को लिखें, हम लिख देते हैं रिड्यूस मास, दैट्स इट। रिड्यूस मास कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कैलकुलेशन में एक टर्म आ रही होती है m1 m2 बाय m1 प्लस m2।
जब आपकी दोनों चीजें मूव करती, उसको उठाकर रिड्यूस मास लिख देते हैं, शॉर्टकट मेथड है, कैलकुलेशन आसान है। जैसे अगर आप मानो कि अर्थ रेस्ट में है और उसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, और आप ये मानो कि दोनों कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट रिवॉल्व कर, दोनों की कैलकुलेशन में फर्क होगा। दोनों से मून के ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करो। ये रेडियस सिर्फ अर्थ के मास पर डिपेंड करेगा, बट ये वाला रेडियस अर्थ और मून दोनों के मास पर डिपेंड करेगा। तो वो कैलकुलेशन में अपने आप m1 m2 आ जाएगा। एग्जैक्टली इफेक्ट कम नहीं होता। यार एक तो ये रिड्यूस लिख देता है, हाँ तुम ऐसे ले लो कि मास का इफेक्ट कम हो जाता है। चलिए ये खत्म हुआ, बैक टू न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस में बताइए हमने क्या क्या कर लिया था। आइसोटोप्स वगैरह कर लिया था, चलो। भाई नेक्स्ट है साइज ऑफ न्यूक्लियस। नेक्स्ट है साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस है क्या, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन थी तो है। जैसे जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता रहना चाहिए। जैसे जैसे आप न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ाएंगे, साइज बढ़ना चाहिए न्यूक्लियस का। तो और न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर को क्या कहते हैं, मास नंबर। तो जो न्यूक्लियस का साइज है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, दैट्स प्रोपोर्शनल टू ए, होना ए चाहिए, लेकिन 1/3 आता है। रीजन ये है कि अगर आप एक फ्री प्रोटॉन देखो तो उसका साइज इतना होगा, न्यूक्लियस में जाएगा तो साइज श्रिंक कर जाएगा। रेडियस, रीजन सिर्फ ये है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस काम करती, न्यूक्लियर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती, ये रेडियस को कम कर, साइज कम कर देती है प्रोटॉन। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर टू द पावर 1/3। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, सो इट्स आर नॉट ए टू द पावर 1/3। यहां से आप आर नॉट की वैल्यू रख दीजिए, इट्स 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर -15। So 1.2 into 10 raised to power -15. That is the size of the nucleus. The next is nuclear density. न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा, न्यूक्लियर डेंसिटी देखो हर न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अगर आप डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो मास बाय वॉल्यूम कर देंगे। अब मैं पूरी डेरिवेशन नहीं कर रहा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये न्यूक्लियस डेंसिटी आती है 2.3 into 10 raised power 17 kg per meter cube. It is same for all nucleus. हर न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है, जितने भी आप न्यूक्लियस लेंगे सबकी न्यूक्लियस डेंसिटी सेम आएगी, कोई चेंज नहीं होता। तो ये कभी कभी ना, ये नीट में जो बड़े इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें से एक पूछ लेता था कि अच्छा रेडियस तो मास नंबर पर डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, डेंसिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती, सेम होती है। एंड दिस इज ह्यूज। मतलब इतनी डेंसिटी, हाई डेंसिटी नेचर में और किसी सिस्टम में नहीं मिलती। इतनी हाई डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर मिलती है या ब्लैक होल्स में। जी वो केजी पर मीटर क्यूब। भाई लिखिए इतना, फिर जरा न्यूक्लियर फोर्सेस पढ़ते हैं। अच्छा
आर नॉट तो देखिए कांस्टेंट आता है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 और ए से हम मास नंबर लेते हैं ना। मास नंबर शायद कल मैंने कराया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो ए इज मास नंबर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो नंबर है उसे हम मास नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम एक टर्म बार बार यूज करेंगे जिसे कहेंगे न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन बेसिकली क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली हम न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर collectively known as nucleon। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली हम न्यूक्लियन करेंगे। दे आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियंस। अच्छा, अब न्यूक्लियन के बाद नेक्स्ट देखिए जरा, ये हो गया, ये हो गया, और अब जरा समझो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। अगर आपने मान लीजिए न्यूक्लियस, अब मैं पूरा एटम डिस्कस नहीं कर रहा, हम न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे हैं, जरा सा बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं आपको। न्यूक्लियस है, एटम नहीं ले रहा। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो देख, सॉरी, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स विच इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स विच इज न्यूक्लियर फोर्स। सो वो फोर्स जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करती है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करेगी। मैं इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं करा रहा, मैं न्यूक्लियर फोर्स करा रहा हूं जो प्रोटॉन और प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करा देगी। न्यूक्लियर फोर्स पर चार्ज का इफेक्ट नहीं होता, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। तो कुछ लोगों का भी शायद सवाल उठे कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, दे शुड रिपेल। यस, दे शुड रिपेल, दे विल रिपेल, बट वो रिपल्जन होगा इलेक्ट्रिक रिपल्जन, न्यूक्लियर रिपल्जन नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्सेस सिंपली अट्रैक्ट टू बॉडीज, ये अट्रैक्ट, न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होती है। और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी रिपल्सिव, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। सो स्ट्रॉन्ग हो रहा होगा, लेकिन रिपल्जन से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। अगर रिपल्जन की फोर्स 2 है तो अट्रैक्शन की 200 है, 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो नेट तो अट्रैक्शन होगा रिपल्जन में। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस। तो ही अभी आते हैं मास डिफेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अभी आते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए, दैट मींस इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपेरेबल न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेरेबल न्यूक्लियर फोर्स 10 रेज टू द पावर 38 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। सो ये फर्क नहीं करती न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में, सबको अट्रैक्ट करेगी। इट अट्रैक्ट, प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करती है, और उसके साथ साथ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगी।
प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन दोनों को अट्रैक्ट करेगी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कुछ चीजें और हैं, जैसे ये वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है। रेंज जो होती है इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻15 मीटर, जिसे हम 1 फर्मी भी कहते हैं। भाई जैसे 10⁻⁻2 मीटर को आप सेंटीमीटर कहते हैं, 10⁻⁻10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, 10⁻⁻15 को 1 फर्मी कहते हैं। सैचुरेटेड फोर्स है, means it affect only nearest neighbors, बहुत करीब में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होंगे उन्हीं पर इफेक्ट पड़ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपने एक प्रोटॉन लिया, इसके पास एक प्रोटॉन रखा तो ये इसको इफेक्ट करेगा, यहाँ एक न्यूट्रॉन रखा, इसकी फोर्स यहाँ तक भी जारी होगी, लेकिन आप बढ़ाते चले जाएंगे तो शायद इस प्रोटॉन का इफेक्ट यहाँ तक ना पहुंचे, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, ये नहीं अट्रैक्ट करेगा। जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं उन नेबर्स के बीच में एक्ट कर रही होती है सैचुरेशन फोर्स, आसपास जो भी होगा उन पर फोर्स एक्ट करती है। ग्रेविटी तो बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है, लाइक सन का ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पर काम करता है, बट ये बड़ी सैचुरेटेड है, बड़ी शॉर्ट रेंज है। 2-4 प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बाद ये फोर्स काम करना बंद कर देती है। ये चीज हम देखेंगे जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर देंगे। सो ये कुछ और, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। भाई इसमें कुछ कैलकुलेशंस होती थी, डेरिवेशंस होती थी इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए, बट अब तो कोई मतलब नहीं है डेरिवेशंस का। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, लिख लीजिए। चलो एक चीज और सुन लो, हालांकि वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती, बट सनौर ये प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करती है, बस इतना सुना है और कुछ नहीं सुना है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी अट्रैक्ट करती है, प्रोटॉन प्रोटॉन को भी अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। तो भूल जाओ कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, रिपल्शन होगा तो वो इलेक्ट्रिक होगा, न्यूक्लियर फोर्स नहीं जानता कि चार्ज क्या है। जैसे अगर तुम अर्थ और सन दोनों को पॉजिटिव चार्ज कर दो तो ग्रेविटी तो तब भी अट्रैक्ट करेगी, रिपल्सिव फोर्स तो इलेक्ट्रिक होगी, ग्रेविटी तब भी दोनों को अट्रैक्ट कर रही होगी, क्योंकि ग्रेविटी मास पर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। एक चीज और इंपॉर्टेंट है जिसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इसको देख लो कि अगर आपके पास प्रोटॉन्स है, इन प्रोटॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, इफ दैट डिस्टेंस इज 0.8 फर्मी, तो आपकी फोर्स अट्रैक्टिव है एंड इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अट्रैक्टिव है एंड दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन आर नॉट लेस देन 0.8 फर्मी हो जाए, अब कहानी बिल्कुल बदल जाती, ये फोर्स रिपल्सिव हो जाएगी एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव, इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव कि 0.8 से कम लाना पॉसिबल ही नहीं होगा। दिखेगा इतनी तेजी से रिपेल करेगा कि दो प्रोटॉन को 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस पर नहीं ला सकते। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है बच्चों को, लेकिन मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सिलेबस में ठीक से होता नहीं। अगर डिस्टेंस p और p में r है विच इज ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, अगर 0.8 फर्मी से ज्यादा है तो एक काम और कर लो, इसे r नॉट नहीं, इसे r लिख लो और इसे भी r लिख लो। r नॉट 0.8 को कहते हैं, तो ये अट्रैक्टिव है और यहां स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देगी एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 7। बड़ी हाई पावर से बहुत तेजी से स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है अगर आप डिस्टेंस बढ़ा दें। इस चीज को दिखाने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व आता है। अब आप में से
नहीं श्वेता, हमेशा नहीं होती। अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम हो गया न्यूक्लियॉन्स के बीच में तो फिर ही रिपल्सिव हो जाती है, और इतनी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव होती है कि 0.8 फर्मी से कम डिस्टेंस करना पॉसिबल ही नहीं होता। नहीं, सब 0.8 में क्यों रहेंगे, कुछ ज्यादा में भी होते हैं, जहां डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां फोर्स वीक होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स प्रोटॉन बिल्कुल, इसका मतलब ये तो है एक प्रोटॉन ये और एक प्रोटॉन ये है ना, इनके बीच में कुछ फोर्स होगी, एक ये और एक ये, इनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स होगी, बट इनके बीच में स्ट्रांग होगी, इसके बीच में कंपेरेटिव वीक होगी, ये बता रहा है ये चीज। बट ये डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम नहीं हो सकता। दिस इज आर। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल कर्व ड्रॉ कर रहा हूं ये सारी चीजें दिखाने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। अब इतनी फिजिक्स पढ़ चुके हो तो कुछ चीजें तो मैं भी अज्यूम कर सकता हूँ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव होती है, भाई पूरी फिजिक्स पढ़ ली तुमने 11 12 सारा, फोर्स रिपल्सिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव होती है, फोर्स अट्रैक्टिव होती है। दिस इज आर नॉट। तो देखिए जरा, डिस्टेंस अगर आर नॉट है तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, मिनिमम मीन्स फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। आपने जैसे ही डिस्टेंस 0.8 से कम करा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव की तरफ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एकदम से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होने का मतलब है फोर्स रिपल्सिव। आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं 0.8 से, आर नॉट विच इज 0.8 फॉर मी, 0.8 से बढ़ा रहे हो तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कम नेगेटिव हो रही है, मींस फोर्स अट्रैक्टिव है लेकिन डिक्रीज हो रही है। ये बता रहा है फोर्स अट्रैक्टिव है बट डिक्रीज हो रही है। ये बता रहा है फोर्स रिपल्सिव हो रही है। तो ये जो मैंने पीछे लिखा था ये सब चीजें, ये सब ये ग्राफ शो करता है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, न्यूक्लियर पोजीशन, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस। ये कई जगह आप पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में भी ये पढ़ाया जाता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस वगैरह के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है। चलिए इतना लिखिए, फिर देखते हैं मास डिफेक्ट क्या होता है। हाँ जी लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी देखिए। फोर्थ स्लाइड, एक मिनट रुको भाई। हाँ जी विश। भाई इतना लिख लें तो बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आइए।
चलिए इसे लिख लीजिए। तो ये एक्सपेरिमेंटली वेल टेस्टेड फैक्ट है। एक ब्रांच होती है क्रोमोडायनामिक्स कहते हैं। तो वेल टेस्टेड फैक्ट कि जब भी न्यूक्लियॉन्स को 0.8 से कम लाने की कोशिश की जाती है स्टार ट्रिपल से, और उस फोर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स सारे न्यूक्लियर फोर्स जैसे होते हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिपल्सिव फोर्स के न्यूक्लियर फोर्स की तरह होंगे। ये न्यूक्लियर फोर्स में कुछ पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं, वो पार्टिकल्स अट्रैक्टिव और रिपल्जन दोनों में सेम रहते हैं। वहां से अंदाजा लग जाता है कि फोर्स तो सेम, और एक्सचेंज पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे एक चार्ज दूसरे चार्ज को जब रिपेल करता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, तो ये फोटॉन्स एक्सचेंज करते हैं। जब एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है तो ये ग्रेविटॉन्स एक्सचेंज करते हैं। इन एक्सचेंज पार्टिकल्स कहते हैं। ऐसी न्यूक्लियर फोर्सेस में एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं। वो एक्सचेंज पार्टिकल्स सेम रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। अच्छा, अब वो पोर्शन जहां से क्वेश्चंस आते हैं, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। भाई देखिए, जो कुछ भी आप न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस हर सिस्टम हर इक्वेशन से मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी से बनता है। कोई इक्वेशन आपको दे दे, वहां से अगर कुछ कैलकुलेट करवाएगा तो बेसिकली आपसे मास डिफेक्ट कैलकुलेट करवा रहा है और कह रहा है कि भाई वहां से बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ। तो पहले समझिए मास डिफेक्ट का क्या मतलब है। भाई मान लीजिए आपने एक न्यूक्लियस लिया, न्यूक्लियस का मास था 3 ग्राम, 3 मिलीग्राम ले लेते। उस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन थे। तो होना क्या चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड होकर 3 मिलीग्राम बने। बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जब आप सम अप करोगे ना, वो न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है। मैं दोबारा कह रहा हूं, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन कंबाइन कर एक न्यूक्लियस बना रहे हैं। कुछ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कंबाइन हुए, न्यूक्लियस बन गया। होना क्या चाहिए, सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मास न्यूक्लियस के मास के इक्वल हो। बट होता क्या है, न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम होता है। तो मास डिफेक्ट कहता है, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन mass of nucleus, rest mass of nucleus and nucleon। जब भी मैंने कह दिया न्यूक्लियन, दैट मीन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास से रेस्ट मास न्यूक्लियस में कम होता है। जो डिफरेंस आएगा उसको मास डिफेक्ट कहते हैं। तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ न्यूक्लियन। और जो डिफरेंस आया मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं। ये मास डिफेक्ट है। भाई ये जरा याद रहे, न्यूक्लियन का क्या मतलब है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। ये मास डिफेक्ट है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसे मास डिफेक्ट कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लो। भाई मैंने आपसे कहा एक न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ न्यूक्लियन क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियन होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन।
भाई देखना जरा, ये 1.0073 होता है एटॉमिक मास यूनिट में। मैंने कल लिखवाया था शायद एटॉमिक मास यूनिट में 1.0073 था क्या? और ये कितना था न्यूक्लियस का मास? 1.00 न्यूट्रॉन का 76। 86 था, 86। ठीक। तो न्यूक्लियन का जो मास आया वो आया 1.0073 प्लस 1.0073 प्लस 1.0086। सो ये आया 2.0159। ये न्यूक्लियन का मास है। न्यूक्लियस का जो मास है, मान लीजिए न्यूक्लियस का मास है 2.0 एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको न्यूक्लियस का मास दिया। देखो दोनों के मास में फर्क है, जो फर्क है दोनों के मास में, दैट्स मास डिफेक्ट। इतनी सी चीज है। 2.0159 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0.0159 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। हाँ कुछ गड़बड़ हुई है, 1 मिनट रुक जाओ, सही कह रहे हो, 1 मिनट रुक जाओ। 0073 1.0086 3.0232। तो इसे मान लो न्यूक्लियस का 3 mu है, तो 3.0232 माइनस 3, ये 0.0232 जो आया, दैट इज योर मास डिफेक्ट। देखने में लगता है इतना कम है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, बट यही वो डिफेक्ट है जिसकी वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब में एनर्जी होती है या न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत एनर्जी होती है। जब आप एनर्जी लोगे तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे c स्क्वायर से, 10⁻16 से, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। बहुत माइन्यूट सा भी मास डिफेक्ट, मे बी इन द 4 डेसिमल प्लेस अगर मास डिफेक्ट मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ी एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो अब ये मास डिफेक्ट सिर्फ न्यूक्लियस में नहीं होगा, ऐसा हो सकता है कि दो एटम मिलकर, दो न्यूक्लियस ने मिलकर एक तीसरा न्यूक्लियस बना दिया, रिएक्शन दे दिया आपको। प्रोडक्ट का मास कम होगा, रिएक्टेंट का ज्यादा होगा, डिफरेंस के कोरस्पॉन्डिंग मास डिफेक्ट मिल जाए। ये बताओ भाई, मास डिफेक्ट समझ में आया? फिर देखेंगे मास डिफेक्ट जाता कहां पर। कोई पूछ रहा था एनर्जी कहां से आती है, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिकली इसी मास डिफेक्ट से आती है। चलिए अब देखिए जरा मास डिफेक्ट, ये तो बस एग्जांपल था, एग्जैक्टली हम कैलकुलेट करते कैसे। मैं आपको z दे रहा हूं, z मींस मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ए एट मास नंबर होता है, तो a माइनस जेड हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और z हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, a माइनस जेड हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और तो कुछ ऐसा है नहीं। mp is mass of proton, mn is mass of neutron, m कैपिटल m से लिख देता हूं, कैपिटल M n is mass of nucleus। और इसको ना मैं ऐसे लिखा करूंगा, कैपिटल M x a z। किसका मास है, कौन से न्यूक्लियस का? एक्स न्यूक्लियस का, जिसका मास नंबर a है और एटॉमिक नंबर z है। इन सब चीजों की टर्म्स में मैं आपसे कह रहा हूं मास डिफेक्ट निकालिए। क्या करेंगे, सारे प्रोटॉन्स का मास सम अप करोगे, कितने प्रोटॉन्स है z,
सारे न्यूट्रॉन्स का मास सम अप करोगे, कितने न्यूट्रॉन्स है, -z। उसमें से क्या सबट्रैक्ट कर दोगे, न्यूक्लियस का मास। ऐसे लिखते हैं mn x a z, ये मास डिफेक्ट है। अब बहुत ही रेयर होगा कि न्यूक्लियस का मास दिया, ज्यादातर वो क्या करेगा, एटम का मास देगा। तो मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, mh, मास ऑफ हाइड्रोजन। मैंने कल निकाला भी था मास ऑफ हाइड्रोजन, बड़ी काम की चीज है। और कैपिटल M मैं यूज कर रहा हूं, बस कैपिटल M और X यूज कर रहा हूं। दैट मीन्स दिस इज मास ऑफ एटम। इसमें ना जरा ब्रैकेट आगे पीछे करते हैं, इसमें ना लगाओ ब्रैकेट। सो आप एटम के मास के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो मास डिफेक्ट। तो देखो एटम का मास, भाई न्यूक्लियस के मास में और एटम के मास में क्या फर्क होता है? अरे क्या फर्क होता है न्यूक्लियस और एटम में? माइनस मास ऑफ z इलेक्ट्रॉन्स। जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन के मास को सबट्रैक्ट कर दो, न्यूक्लियस का मास आ जाएगा। तो इसको मैं कह रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन। तो मास ऑफ न्यूक्लियस जो है, जिसको आप कह रहे हो XAZ, इसकी जगह आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मास ऑफ एटम XAZ। भाई एटम का मास है, यहां लिख दिया मैंने, दिस इज मास ऑफ एटम माइनस z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसे मैं सेकंड कह देता हूं, सेकंड को मैं 1 में रख देता हूं। तो आपका मास डिफेक्ट आ जाएगा, इट्स z टाइम्स मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स a minus z times mass of all neutrons minus mass of nucleus। और mass of nucleus क्या है? It's mass of atom which is XAZ minus z times mass of electron। So this is z times mass of proton, a minus z times mass of neutron minus mxaz plus z times mass of all electrons। मास ऑफ ऑल प्रोटॉन, मास ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन सम अप होने के बाद z कॉमन आ गया। भाई कल की क्लास देखो जरा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करके क्या मिलता है? जगह नहीं, अगले पेज पे लिखते हैं। अरे भाई देखो, सब पलट के देखो जल्दी से, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड करके मिलता क्या है? हाँ वैसे सही मायनों में मुझे डिराइव नहीं करना चाहिए था, डायरेक्टली लिख देना चाहिए था, बट चलो खैर हो गया। माइनस, हाँ भाई हाइड्रोजन बन जाएगा। सो मास डिफेक्ट आया भाई, Mp प्लस Me क्या है? मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आया Z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम। दिस इज द मास डिफेक्ट, दिस इज द मास डिफेक्ट। और ये ज्यादा यूज होगा क्योंकि वो न्यूक्लियस का मास तो बहुत ही रेयर देगा। मतलब मुझे तो याद भी नहीं कि एनसीईआरटी में कहीं न्यूक्लियस का मास दिया उसने, हमेशा एटम का मास देगा, तो ये यूज करेंगे। और कभी कभी क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रोटॉन लिख देता है, तो परेशान मत हो ना, कहीं प्रोटॉन का मास दे और कहे 1.0078, तो ये ना कहने लगना कि ये 1.0078 कहां से आ गया प्रोटॉन। याद रखिएगा ये हाइड्रोजन का मास। ये ना टर्मिनोलॉजी है न्यूक्लियस फिजिक्स की कि हाइड्रोजन इज प्रोटॉन, लेकिन मासेस में फर्क है, ख्याल रखिएगा चीजों। इतना लिख डालिए, फिर देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है। चलिए इतना लिखिए।
इतना हो जाए तो बताइएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। इतना हो जाए तो बताइएगा, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। लास्ट स्लाइड लिख लीजिए। ये स्लाइड हो गई है तो मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। भाई इतना हो जाए बताइए मुझे, फिर बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। चलिए, ये मास डिफेक्ट। अब देखिए, अब अगर मास डिफेक्ट है, इसके कोरोस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी? एनर्जी निकालने के लिए आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस यूज कर लीजिए। मास energy corresponding to mass defect is delta m into c square. That's delta m into c square. अब देखिए, बाइंडिंग एनर्जी समझिए, बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज है। भाई जैसे ही न्यूक्लियस बना, इतना मास डिफेक्ट हो गया। न्यूक्लियस में बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है। अगर आप इस न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं, न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी देनी होगी। जो एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी।
energy required to break nucleus into its constituent nucleons is binding energy. न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी की इक्वल होगी। अब वो एनर्जी कितनी होगी एग्जैक्टली जब न्यूक्लियस बना तो जो मास डिफेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी थी यही एनर्जी तो बाइंड कर रही थी, इतनी एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। तो आप लिख सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी होगी इट्स डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, बस इतना सा बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट आया उसे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये कैलकुलेशंस लेंथी हो जाएंगी, मैंने आपको कई बार सिखाया है कि आप एक काम करो, मास डिफेक्ट ले लो एटॉमिक मास यूनिट में, कल भी लिखवाया था, और उसे मल्टीप्लाई कर दो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। भाई 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 931.5, तो इससे मल्टीप्लाई करो, जूल्स में कन्वर्ट करो, फिर डिवाइड कर मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट मिला, आसान काम करो, मत करो इससे मल्टीप्लाई। मास डिफेक्ट लो एटॉमिक मास यूनिट में और 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद एक चीज और है जिसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। इसे बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर कहते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा, मींस उसे तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल है। सो न्यूक्लियस having higher binding energy per nucleon is more stable। जिस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। इतना लिखो, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगर मास डिफेक्ट आ गया तो बाइंडिंग एनर्जी तो फिर सीधा सीधा काम होता है। भाई इतना लिखा आप सब लोगों ने, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसके बाद। Calculate binding energy per nucleon of Fe2656। कुछ डेटा गिवन है, Fe5626 का मास दिया है 55.9349 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.0086 AMU। मास ऑफ प्रोटॉन है 1.0078। अब देखो ये आ गया कंफ्यूजन, 1.0078 प्रोटॉन लिख रहा है बट एक्चुअल में याद रखिएगा दिस इज हाइड्रोजन। कैलकुलेट करके दिखाओ कितनी आ रही है एनर्जी, और ईमानदारी से कैलकुलेट करना आयरन की।
लेंदी कैलकुलेशन है बट एक तो करनी पड़ती है। राशि तुम्हारा गड़बड़ आ रहा है, तौहीद का सही है। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले मास डिफेक्ट ले लेते हैं। मास डिफेक्ट लिखा था इट्स z टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस a माइनस z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। भाई इसमें कैलकुलेशन तो लेंदी होती है, तो मुझे अंदाजा है उसमें तो परेशानी आएगी। मास ऑफ आयरन एटम, तो जो मास डिफेक्ट है दैट इज z विच इज 26 into 1.0078, a minus z which is 30, 1.0086 माइनस आयरन का मास है ना 55.9349। इसे सॉल्व करें हम, चलो देख लेते हैं इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है। भाई देखो बोर्ड्स में जब ये आता था एक क्वेश्चन ऐसा आता था कि आपको इतना कैलकुलेट करना पड़ जाता है। 26.2028। और एक चीज और है, यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस तक किया करिए कैलकुलेट, 4 डेसिमल प्लेस में भी जाकर कुछ चीजें चेंज कर सकती हैं। 30.258 माइनस 55.9349, 26.2028 plus 30.258 minus 55.9349. So the mass defect is 0.5259 atomic mass. अब जब आप बाइंडिंग एनर्जी लोगे, बाइंडिंग एनर्जी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, सो 0.5259 इंटू, आप लिखो सी स्क्वायर करो 931.5 से मल्टीप्लाई, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट कम्स आउट टू बी multiplied by 931.5, 489.875, 489.875 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
आपसे पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी 489.875 डिवाइडेड बाय मास नंबर विच इज 56। इसको जब आप 56 से डिवाइड करोगे इट्स 8.75 and this is the maximum and this is the maximum। ये maximum binding energy is the maximum binding energy। चलिए जब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा, द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी। तो ये काम आपको पूरा न्यूक्लियस में ये काम बार बार करना, बार बार आप ये काम करेंगे, बाइंड मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, कभी इसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, कभी इसी को क्यू वैल्यू कह दिया करेंगे, बट द सेम। भाई बताइए क्लियर है ये? पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन का होता है, तो सबसे स्टेबल आयरन। चलिए आज इसे हम यहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। आज इसको यहीं छोड़ते हैं।